As promised, I am back with question answers of Dispute Resolution Committee. पहला क्वेश्चन है आपका, What is the need for constitution of Dispute Resolution Committee? Can an SSC make an application before DRC against an order which is based on information received under an agreement referred in section 90 और 90A? क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, पहले पार्ट को डिस्कस करते हैं फिर दूसरे पार्ट पे आएंगे। सबसे पहला ये बोल रहा है कि नीड क्या है कंस्टिट्यूशन ऑफ DRC का। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी स्मॉल टैक्स पेयर्स होते हैं उनके लिए लिटिगेशंस रेवेन्यू डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा हैं, उसको रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट एक कमेटी बैठाई, जिस कमेटी को ये कहा कि वो स्मॉल टैक्स पेयर जिनका रिटर्न इनकम लेस देन 50 लाख है और जिनका वेरिएशन जो है लेस देन 50 लाख, जिनका वेरिएशन जो है वो लेस देन 10 लाख रुपीस है। तो ये हम स्मॉल टैक्स पर आई एम यूजिंग द वर्ड, लॉ में ये वर्ड यूज़ नहीं किया गया है, मतलब एक लेमन लैंग्वेज में समझाने के लिए बोल रही हूँ कि इन एसएससीज के लिए एक ऑप्शन दिया गया कि ईदर यू गो थ्रू, ऑप्शन है ये, मैंडेटरी नहीं है, ईदर यू गो थ्रू द नॉर्मल रूट और यू कैन ऑप्ट फॉर DRC। तो नीड क्या थी, नीड में आप इस चीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज आंसर्ड, सेकेंड पार्ट डिस्कस करते हैं। Can an SSC make an application before DRC against an order which is based on information received under an agreement referred in section 90 और section 90A? देखो, जब ये चैप्टर डिस्कस हो रहा था पिछली क्लास में तो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, कंडीशंस बताए थे कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे हम DRC के पास एप्लीकेशन मूव नहीं कर सकते, जिसमें मेरा पहला केस था कि अगर सर्वे पे बेस्ड हो, जो आपके पास एप्लीकेशन असेसमेंट ऑर्डर आया है, अब इफ़ दैट ऑर्डर इज बेस्ड अपॉन सर्वे तो आप DRC के पास नहीं जा सकते हैं। अगर सर्च एंड सीजर का केस है तो भी आप DRC के पास नहीं जा सकते हैं। और एक और केस बताया था कि अगर इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड अंडर सेक्शन 90 और 90A वाली चीज़ें हैं तो भी आप DRC के पास नहीं जा सकते हैं। तो जो दूसरा पार्ट है, कैन एन SSC मेक एन एप्लीकेशन, अगर सेक्शन 90 और सेक्शन 90A में इंफॉर्मेशन रिसीव करके और तब असेसमेंट ऑर्डर भेजा गया है SSC को, द आंसर वुड बी नो, द SSC कैन नॉट मेक एन एप्लीकेशन। पहले हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, इसके आंसर्स भी ना हम देख लेंगे एक बार। सेकंड क्वेश्चन है, कैन एन SSC ऑप्ट फॉर DRC इफ प्रोसिक्यूशन फॉर एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडियन पीनल कोड has been instituted against him and has been convicted in respect of same under the said act? जब मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा रही थी तब मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे लॉ मेंशंस हैं जहाँ पे आपको साफ साफ ये बोला गया है कि इस लॉ में आपके ऊपर कोई भी प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट नहीं होनी चाहिए या फिर डिटेंशन ऑर्डर पास नहीं होना चाहिए, जिसमें एक इंडियन पीनल कोड भी था। अब क्योंकि इस केस में SSC के ऊपर IPC में प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग जो है वो इंस्टीट्यूट हो गई है एंड ही हैज़ बीन कन्विक्टेड, तो क्या वो DRC के पास जा सकता है? द आंसर वुड बी नो। एक पहले केस है, ये केस है, एक केस स्टडी है और उस पर बेस्ड हमारे पास क्वेश्चंस है। ठीक, आइए पढ़ते हैं। मिस्टर विजय है जिन्होंने अपना रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश किया है असेसमेंट ईयर 23-24 का, जहाँ पे उन्होंने टोटल इनकम 28 लाख रुपए का दिखाया है। ही रिसीव्ड एन असेसमेंट ऑर्डर अंडर सेक्शन 143(3) ऑन 26/11/24 इन्हेंसिंग टोटल इनकम फॉर AY 23-24 बाई ₹5 लाख। मतलब कि देखो हुआ क्या, असेसमेंट ईयर 23-24 की बात हो रही है, इसमें जो रिटर्न ऑफ इनकम था उसमें उनका इनकम था 28 लाख। फिर एक असेसमेंट ऑर्डर आता है जिसमें 5 लाख रुपए इनकम बढ़ जाती है और ये 28 लाख बढ़ के कितना हो जाता है, 32 लाख रुपए हो जाता है। अब मिस्टर एक्स क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, ही इज़ अग्रीव्ड, वो इस असेसमेंट ऑर्डर से दुखी हैं, अग्रीव्ड है, एंड इज़ डिज़ायरस ऑफ नोइंग वेदर ही कैन फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर DRC, और जानना चाहते हैं कि क्या वो DRC के पास एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। अगर सिर्फ इतने पार्ट को पढ़ूँ तो इतने पार्ट को पढ़ने पे, इतने पार्ट को पढ़ के आप हमें जवाब दीजिए कि क्या एप्लीकेशन DRC के पास मूव हो सकता है। आंसर इज़ यस, मूव हो सकता है। क्यों? क्योंकि कोई प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग, कोई सर्च सीजर की बात हुई नहीं है और जो कंडीशंस हैं कि 50 लाख से कम रिटर्न इनकम होना चाहिए वो हमारा फुलफ़िल हो रहा है, जो एडिशन है वो 10 लाख रुपए से कम होना चाहिए वो भी हमारा फुलफ़िल हो रहा है, सिर्फ 5 लाख रुपए एडिशन हुए हैं। तो कैन एन SSC मेक एन एप्लीकेशन टू DRC? द आंसर वुड बी यस। इतने पार्ट में हम यस बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं। ही इन्फॉर्म्स, वो इन्फॉर्म करते हैं दैट नो ऑर्डर ऑफ डिटेंशन हैज़ बिन मेड एंड नो प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग हैव बिन इनिशिएटेड और इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट हिम अंडर एनी लॉ। आगे वो ये भी बताते हैं क्योंकि कुछ कंडीशंस हैं प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग इनिशिएट और इंस्टीट्यूट होने से रिलेटेड और प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड
सॉरी डिटेंशन से रिलेटेड, तो वो बोलते हैं कि ना ही उनके अगेंस्ट आज तक कोई डिटेंशन ऑर्डर पास हुआ है और ना ही कोई प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई है और ना ही इंस्टीट्यूट हुआ है। जब इनिशिएट ही नहीं हुई होगी तो इंस्टीट्यूट भी नहीं हुई होगी for the time being in force. However, penalty under section 271D has been levied on him for failure to comply with the provision of section 269 SS. जबकि सिर्फ एक चीज़ हुई है कि उन्होंने 271D का फेल्योर है उनके पार्ट में और उनके ऊपर 269 SS का फेल्योर है और 271D में उनके ऊपर पेनल्टी, सिर्फ पेनल्टी लगी है, ये चीज़ हुई है। अब इतने केस को पढ़ने के बाद, पहले मैंने आपको इतना बताया, आगे फिर हमने ये पढ़ा कि ना ही तो कोई डिटेंशन ऑर्डर है, ना ही कोई प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई है, ना इंस्टीट्यूट हुई है। अगर इतने, अब इस पूरे केस को अगर मैं कंसिडर कर लूँ, तब मैं आपसे पूछती हूँ कि एक एसएससी के साथ ये चीज़ हो जाती है, आप उसे क्या एडवाइस करेंगे? क्या वो डीआरसी के पास जा सकता है? अगर वो ये पूछ रहा है कि कैन आई मेक एन एप्लीकेशन टू डीआरसी, तो आप क्या कह सकते हैं? क्या वो डीआरसी के पास जा सकते हैं? द आंसर वुड बी यस, जा सकता है। कुछ भी अभी तक फेल्योर ऑन द पार्ट ऑफ मिस्टर विजय नहीं हुआ है तो वो जा सकता है। अब ये केस स्टडी हो गई। अब हमारे पास इस केस स्टडी पे बेस्ड 3 क्वेश्चंस हैं। तीनों क्वेश्चन देख लेते हैं कि पूछ क्या रहा है। सॉरी, 2 क्वेश्चन है, देख लेते हैं कि इसमें पूछता क्या है और फिर हम इसके तीनों क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करेंगे। कैन मिस्टर विजय फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर द डीआरसी? द आंसर वुड बी यस। अभी तक तो कुछ ऐसी बात नहीं हुई है जहाँ पे वो ना फाइल कर सके। पहला पार्ट आपको बोलता है इफ़ यस, अगर हाँ फाइल कर सकते हैं तो टाइम लिमिट फॉर मेकिंग एन एप्लीकेशन टू डीआरसी अगेंस्ट सच ऑर्डर अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। तो आप हमें टाइम लिमिट बताइए कि कितने दिन के अंदर वो ये एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। तो जब मैंने आपको टाइम लिमिट वाली बात पढ़ाई थी, पीछे की क्लास देख लेना, तब मैंने आपको ये बताया था कि जब भी उसके पास ऑर्डर आता है, 26/11 को उसके पास ऑर्डर आया, इसके 30 डेज़ के अंदर जो है उसे क्या कर देना है, एप्लीकेशन मूव कर देना है। उसे ये डिसाइड कर लेना है कि वो डीआरसी के पास जाना चाहता है या फिर वो नॉर्मल रूट अप्लाई करना चाहता है। तो अगर वो नॉर्मल रूट अप्लाई करेगा तो ठीक है, फिर वो सीआईटी एंड ऑल वाली रूट लेगा। बट अगर वो डीआरसी के पास जाना चाहता है तो 30 दिन में उसे एक एप्लीकेशन मूव कर देनी है। किसको? डीआरसी को। तो अगर यहाँ पे उसे एप्लीकेशन रिसीव हुआ है, 30 डेज़ की बात करें तो 25/12/24, ठीक है, इतने डेट तक ड्यूरिंग दिस टाइम 26/11 से लेकर 25/12 तक उसे एप्लीकेशन डीआरसी के पास मूव कर देना है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट पार्ट बोलता है कि ही इज़ ऑल्सो कीन टू नो, वो ये भी जानना चाहते हैं वेदर इन केस ही इज अग्रीव्ड बाय द ऑर्डर पास्ड बाय डीआरसी कैन ही फाइल एन अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर ऑफ डीआरसी। कि अगर डीआरसी का कुछ ऐसा ऑर्डर आता है जिससे वो अग्रीव्ड फील करता है तो क्या वो फर्दर ऑर्डर और किसी के पास फाइल कर सकता है? द आंसर वुड बी नो। सॉरी, द आंसर वुड बी नो बिकॉज जब मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा रही थी तब मैंने ये कहा था कि गवर्नमेंट ने कुछ अपना बेनिफिट देखा और गवर्नमेंट ने एसएससी को भी बेनिफिट दिया। गवर्नमेंट ने कहा कि देखो एसएससी, तुम डीआरसी के पास जाओ तो तुम्हारी जो पेनल्टी है वो माफ़ हो जाएगी, प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग से आपको इम्यूनिटी मिल जाएगी। बट गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि अगर आप एक बार डीआरसी के पास चले गए तो फिर आप उसके अगेंस्ट, चाहे जो भी ऑर्डर आए आप उसको फॉलो करेंगे, अब आप उसके अगेंस्ट अपील नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेन पर्पस यही था ना कि हमारी जो इनकम टैक्स के रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के पास जो केसेस है उस नंबर ऑफ केसेस को कम किया जा सके। तो यहाँ पे द आंसर वुड बी नो। पहला पार्ट आपका ख़त्म हो जाता है। दूसरा पार्ट बोलता है वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ असेसमेंट ऑर्डर इज बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड अंडर ए DTAA विद कंट्री एक्स। ये क्वेश्चन ना सेम है इस क्वेश्चन के, ये सेक्शन 90 और सेक्शन 90A के। तो बताओ यहाँ पे क्या आंसर होगा? क्या आपका आंसर डिफरेंट होगा? इफ़ असेसमेंट ऑर्डर इज बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड अंडर अ DTAA विद कंट्री एक्स, द आंसर वुड बी, हाँ हमारा आंसर डिफरेंट होगा। पहले हम ऊपर वाले पार्ट में यहाँ पे क्या कह रहे थे, कैन मिस्टर विजय फाइल एन एप्लीकेशन, ये बेस क्वेश्चन है और ये सेपरेट एक, ये मत सोचना कि इसके बेसिस पे ये वाला आंसर है, नहीं, ये बेस क्वेश्चन है। इसको जब आप ये पढ़ रहे हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है और जब आप ये पढ़ रहे हैं तो आपको फर्स्ट को ध्यान में नहीं रखना है, यही बेस को ध्यान में रखना है। तो जब बेस क्वेश्चन का आंसर हम देख रहे थे तो हमने यस कहा था। तो अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि क्या आपका आंसर डिफरेंट होगा? यस, माय आंसर वुड बी डिफरेंट। नाउ माय आंसर वुड बी नो, क्योंकि साफ साफ लिखा गया है कि अगर सेक्शन 90 और 90A में आप इन्फॉर्मेशन रिसीव करके और तब एक एसएससी के पास असेसमेंट ऑर्डर आया है तो वो डीआरसी के पास नहीं जा सकता है। दिस आई वॉन्ट से, अच्छा क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया। चलो मैं आपके सेटिस्फेक्शन के लिए कि हमने क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लिया है,
पहला क्वेश्चन और उसके रिस्पेक्टिव आंसर्स को एक बार थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ। पहला क्वेश्चन हमारा ये था कि नीड क्या है। तो नीड में मैंने आपको यही बताया कि 50 लाख रुपए से कम है तो वो एसएससी जो है डीआरसी के पास जा सकते हैं। और दूसरा पार्ट था, इसी पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था कि अगर इन्फॉर्मेशन रिसीव हुआ है इस सेक्शन में तब क्या वो डीआरसी के पास जा सकते हैं। मैंने कहा था नो। तो अब देखो पहले पार्ट का आंसर जो है वो कुछ ऐसे है। देखो स्मॉल एंड मीडियम टैक्स पेयर की बात हो रही है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी टैक्स सर्टेनिटी के लिए। तो नीड क्या थी हमारी? नीड यही थी कि हम स्मॉल एंड मीडियम टैक्स पेयर को एक अर्ली टैक्स सर्टेनिटी दे सकें। उसके लिए हम गवर्नमेंट जो है लॉ जो है एक स्कीम लेकर के आई डीआरसी वाली। तो नीड हमारी ये फुलफिल हो गई, जिसमें आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि स्मॉल एंड मीडियम टैक्स पेयर, यहाँ पे वो आप पॉइंट मेंशन कर सकते हैं कि रिटर्न इनकम लेस देन 50 लाख है और जिसका एडिशन जो है लेस देन 10 लाख रुपीज़ है, तो वो फाइल कर सकते हैं। दूसरा पार्ट था कि अगर 1990A में इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है तो क्या एसएससी डीआरसी के पास जा सकता है? तो आंसर वुड बी नो, कैन नॉट ऑप्ट फॉर दिस स्कीम ऑफ डीआरसी। अंडरस्टूड माय पॉइंट? बिफोर डीआरसी नहीं जा सकता। तीसरे क्वेश्चन का अब हम आंसर देखने वाले हैं। सबसे पहले जो हमने बेस डिस्कस किया था इसकी केस स्टडी, इसमें यही था कि 28 लाख रिटर्न इनकम है और फिर मेरा बढ़ के 32 लाख हो जाता है जब हमारे पास असेसमेंट ऑर्डर आता है। तो और कोई डिटेंशन ऑर्डर पास नहीं है, कोई प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग किसी लॉ में है नहीं, बस 271D की एक पेनल्टी लगी है। तो क्या एसएससी जा सकता है? मैंने कहा था कि हाँ यस जा सकता है। आंसर देख लेते हैं। कैन फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर डीआरसी, बिल्कुल जा सकते हैं। अब इस बेस के दो पार्ट थे। पहला ये था, पहला पार्ट हमें ये पूछ रहा था कि आप टाइम लिमिट बताइए कि कितने दिन है उनके पास जब तक वो इस एप्लीकेशन को मूव कर सकते हैं। तो टाइम लिमिट मैंने आपको यहाँ पे जो बताया था वो 25/12/30 दिन का टाइम लिमिट बताया था और मैंने कहा था 25/12 तक जा सकते हैं। देखते हैं हम कि आंसर में क्या लिखा हुआ है। 25/12 बिफोर 25/12 दैट इज़ विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ द स्पेसिफाइड ऑर्डर। दूसरा पार्ट था, अच्छा मैंने आपको 30 डेज शायद बोल दिया था, तो बट उसको 1 मंथ याद रखना। दूसरा पार्ट था कि क्या आपका आंसर, नहीं सॉरी, दूसरा पार्ट इसी में, इस फर्स्ट का एक और पार्ट था यहाँ से कि अगर वो अग्रीव्ड होते हैं डीआरसी के ऑर्डर से तो क्या वो फर्दर अपील फाइल कर सकते हैं। मैंने आपको कहा था कि नहीं फाइल कर सकते हैं। आंसर देखते हैं। नो अपील और रिवीजन वुड लाई अगेंस्ट सच ऑर्डर। कोई भी अपील या रिवीजन आप नहीं फाइल कर सकते हैं। अब आते हैं हम इसके दूसरे पार्ट पे। यहाँ था कि अगर 90 और 90A पे बेस्ड है आपका असेसमेंट ऑर्डर तो क्या आप डीआरसी के पास एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। मैंने कहा था कि नहीं, आप नहीं मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, विल नॉट बी एलिजिबल। ठीक है, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द क्लास। देखो जाने से पहले एक छोटी सी बात बताऊंगी। मैंने आपको पहले भी मेरे इस बार के मोटो के बारे में समझा दिया है कि जो भी क्लास में डालूंगी, वॉट एवर क्लास आई पुट, उसके रेस्पेक्टिव ICAI के क्वेश्चन आंसर जितने भी हो सकते हैं, चाहे 10 हो, 15 हो, 12 हो, 30 हो या 3 हो, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे अपनी क्लास में। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि तभी आपकी क्लास कंप्लीट होती है, एक सर्कल तभी मूव होता है जब आप उसके कंसेप्ट को समझाते हो एंड देन रेस्पेक्टिव क्वेश्चन आंसर को समझाते हो। तो डीआरसी का कंसेप्ट हमने पिछली क्लास में समझा था, इस क्लास में हम क्वेश्चन आंसर समझ गए। आपका डीआरसी का कंसेप्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब आप अपना रिवीजन शुरू कर सकते हैं इससे रिलेटेड। आगे मैं नेक्स्ट क्लास में आपको एक नया टॉपिक लेकर के आऊँगी और तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।